आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं मजेदार सा टॉपिक, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन लॉज ऑफ मोशन। बहुत सारे बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं, सर हम जहां भी पढ़ते हैं कभी हमें डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। इसी को कंप्लीट करने के लिए या इसी चीज के लिए, ताकि आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, जिससे कि भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से रिलेटेड सवाल जवाब कभी आए और आगे जाके इसका यूजेज कहीं आए तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। लॉज ऑफ मोशन में जो कि आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देगा और एक कोर रीजनिंग तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या है और एक्चुअल में लगता क्यों है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जमीन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है कि यहां पे कोई भी चीज अगर आप रखोगे तो इस ब्लॉक को अपने थ्रू जाने नहीं देगी। अब उस ब्लॉक को जाने नहीं देगी, लेकिन उस ब्लॉक पे तो mg फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगी भाई, उस पे एक फोर्स लगाएगी और फोर्स जो होगा वही फोर्स कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब थोड़ा टेक्निकल चला जाऊं अगर मैं, कि कॉन्टैक्ट फोर्स एक फोर्स है जो कि बॉडीज के बीच में लगता है जब भी बॉडीज कांटेक्ट में रहती हैं, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि हमें समझना है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं मजेदार सा टॉपिक, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन लॉज ऑफ मोशन। तो भाई देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जहां तक मुझे याद है, बहुत सारे बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं, सर हम जहां भी पढ़ते हैं कभी हमें डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता, बस बता दिया जाता है कि सर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जो कि हमें मेमोराइज करना है, बट कोर रीजनिंग कोई दे नहीं पाता। तो क्या आप हमारे लिए ये कर सकते हो? तो इसी को कंप्लीट करने के लिए या इसी चीज के लिए, ताकि आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, जिससे कि भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से रिलेटेड सवाल जवाब कभी आए और आगे जाके इसका यूजेज कहीं आए तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ऐसा ही एक सेशन लाया हूं मैं मात्र नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में, लॉज ऑफ मोशन में, जो कि आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देगा और एक कोर रीजनिंग तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या है और एक्चुअल में लगता क्यों है। तो आओ बढ़ते हैं, सेशन को शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ, जो कि आप लोगों को सॉल्व करके मुझे चैट में बताना है। यहां पे कुछ केस इस तरीके का दिया हुआ है कि एक 5 किलो का ब्लॉक है जिसपे 50 न्यूटन का फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना के। आप लोगों को यहां पे मुझे यह बताना है कि इस ब्लॉक पे एक मिनट रुको, ये 30 डिग्री नहीं है, ये 30 डिग्री नहीं है, इसका एंगल हम चेंज कर देते हैं, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल 60 डिग्री है। इस एंगल को हम चेंज कर देते हैं, 60 डिग्री कर देते हैं। और ये पूछा जा रहा है कि यहां पे फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ये जमीन कितना लगाएगी ये बताएंगे। ये एंगल 30 डिग्री नहीं, एंगल कितना है, दिस एंगल इज 60 डिग्री होगा यार। 60 डिग्री पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आपको ये बताना है कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। कमेंट में आंसर बताना, मैं करेक्ट आंसर को पर्सनली लाइक और कमेंट बैक भी करूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब रीजनिंग पे, जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स असल में होता क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और क्यों लगता है सर। तो देखो, जान बताता हूं। अब भाई देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो किसी और बॉडी पे लगाते हैं जो कि अपने थ्रू चीजों को प्रिवेंट नहीं, अपने थ्रू चीजों को जाने नहीं देते। मतलब कि जैसे मान लो पानी है, अब पानी में अपना हैंड मूवमेंट करा लूं या पानी के ऊपर मैं बैठ जाऊं, पानी के ऊपर मान लो मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं जमीन पे खड़ा हो सकता हूं, पानी पे खड़ा हो सकता हूं? बिल्कुल नहीं सर। डूब जाओगे? बिल्कुल डूब जाऊंगा। क्यों डूब जाऊंगा? क्योंकि पानी ऐसा सब्सटेंस है जो कि अपने थ्रू पास होने देगा। बट यहीं पे अगर मान लो मैं एक पत्थर या एक आयरन ब्लॉक के ऊपर खड़ा हो जाऊं तो वो अपने थ्रू नहीं जाने देगा, क्योंकि वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जमीन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है कि यहां पे कोई भी चीज अगर आप रखोगे तो इस ब्लॉक को अपने थ्रू जाने नहीं देगी। अब उस ब्लॉक को जाने नहीं देगी, लेकिन उस ब्लॉक पे तो mg फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगी भाई, उस पे एक फोर्स लगाएगी और फोर्स जो होगा वही फोर्स कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसी फोर्स को कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो द नॉर्मल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट सर्फेसेस एक्सर्ट टू प्रिवेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पासिंग थ्रू ईच अदर, पास करने से रोकती। अब थोड़ा टेक्निकल चला जाऊं अगर मैं, तो टेक्निकली ये एक्चुअल में ये होता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स नाम का एक फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली वो होता है कि दो बॉडीज के बीच में अगर कॉन्टैक्ट है तो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं उस कॉन्टैक्ट की वजह से, राइट। अब उस कॉन्टैक्ट फोर्स में दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बताता हूं। उस कॉन्टैक्ट फोर्स में, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है
बिटवीन बॉडीज, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और दूसरा होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है टू द सरफेस। ठीक है, मतलब जो भी सरफेस इन कॉन्टैक्ट है, मतलब यहां पे सरफेस इन कॉन्टैक्ट क्या है, ये रहा, ये है सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ये रहा, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, और ये पैरेलल कंपोनेंट होता है सरफेस के, पैरेलल कंपोनेंट टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। समझ रहे हो आप? तो ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, इसके बारे में और डिटेलिंग जानेंगे हम जब हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में समझेंगे, तब हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में और डिटेल तरीके से समझेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आप लोगों को क्या समझना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स एक फोर्स है जो कि बॉडीज के बीच में लगता है जब भी बॉडीज कॉन्टैक्ट में रहती हैं, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि हमें समझना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मजेदार सी चीज, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है, तो कल को मान लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा, कल को मान लेते नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि देखो भाई फ्रिक्शन फोर्स लगे ना लगे इसकी एक कंडीशन हो जाती है। अगर मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस बना दिया, तो अगर सरफेस तुमने फ्रिक्शनलेस बना दिया तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो नहीं लगेगा, तो फ्रिक्शन तो जीरो हो सकता है। और जैसे ही अगर नॉर्मल भी जीरो हो गया, मतलब ये भी नहीं है, ये भी अगर नहीं है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो शून्य हो गया, और कॉन्टैक्ट फोर्स शून्य हो गया, इसका मतलब क्या बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये एक नोट बना के आप लोगों को हमेशा याद रखना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स is also used to check whether the bodies are in contact with each other or not। समझ रहे हो? और इसका यूजेज हम बहुत जगह देखते हैं, बहुत जगह, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करो कि बॉडी एक पर्टिकुलर सर्कल पे मूव हो रही है, अंडरपास से पास हो रही है, ओवरब्रिज से पास हो रही है, तो भाई आपकी बॉडी जो कार है वो कांटेक्ट में रहेगी सड़क के साथ कि नहीं। तो ऐसे बहुत बहुत केसेस में आप इस यूसेज को देखोगे जहां पे आपको पता चलेगा कि हम नॉर्मल रिएक्शन चेक लेते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को पता करते हैं कि भाई जिस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन ही शून्य हो गया ना, वहां पे बॉडी के साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। समझो इस चीज को, जहां नॉर्मल रिएक्शन शून्य, वहां बॉडी के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा मेजर होता है चेक करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब सवाल तो बहुत हो गए, मतलब सवाल नहीं हुए अभी, कॉन्सेप्ट हो गया, सवाल करते हैं सर, सवाल करने से ही तो मजा आएगा, और स्पेसिफिकली नॉर्मल रिएक्शन के ही सवाल करते हैं सर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के सवाल आप देखते भी नहीं हो, नॉर्मली आप करते भी नहीं हो, आप नॉर्मली इससे आगे बढ़ जाते हो, तो नॉर्मल रिएक्शन के थोड़े मजेदार सवाल तो बनते हैं। तो आओ शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आपके सामने है यहां पे पहला सवाल, जहां पे 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, एमए, एमबी और एमसी, और पूछा जा रहा है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल 3 ब्लॉक्स। और फ्री बॉडी डायग्राम आप सभी जानते हो, इंडिविजुअली ब्लॉक्स ले लेके फ्री बॉडी बनाना है, और बनाते हुए हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बताना है हर एक सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे। मतलब एक तो यहां बताऊंगा, दूसरा यहां बताऊंगा, तीसरा यहां बताऊंगा, क्योंकि 3 सरफेसेस दिख रहे हैं जहां पे मेरे को 2 बॉडीज कॉन्टैक्ट में हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। आओ बनाते हैं, एक एक करके बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं सबसे ऊपर वाले डब्बे से, सबसे ऊपर वाले डब्बे से। ये हमारे सामने ब्लॉक्स का सिस्टम दिया हुआ है, एमए, एमबी और ये रहा एमसी। ठीक है, एमए, एमबी और ये दिया हुआ है हमारे सामने एमसी। ओके, ठीक है सर, ये हो गया एमए, ये हो गया एमबी और ये हो गया एमसी। ओके, अब देखो, सबसे पहले मैं किस ब्लॉक को बताऊंगा? सबसे पहले मैं बनाऊंगा सबसे टॉप वाले ब्लॉक को, सबसे पहले बताऊंगा सबसे टॉप वाले ब्लॉक को। आओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते सबसे टॉप वाले ब्लॉक का। ये रहा एमए, ये रहा एमए। अब भाई देखो, अगर कुछ भी नहीं आता ना, तो एक चीज तो हमेशा याद रखना कि एक वेट तो जरूर बता देना कि नीचे फोर्स जो लगेगा वो हो जाएगा एमए इंटू जी के बराबर। मानते हो कि नहीं मानते? एक फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा एमए इंटू जी, जो कि हो जाएगा वेट, वेट एज अप्लाइड बाय दिस ब्लॉक ऑन एमबी। ठीक है, ये वेट तो रहेगा।
अब ये वेट को बैलेंस करना है सर, क्योंकि ये तो शांति से दिख रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये Ma तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिख रहा है, मतलब इस MAG को कोई चीज तो बैलेंस कर रही होगी। कौन कर रहा होगा? ये MB इस Ma पे एक फोर्स लगाएगा, ये रहा वो फोर्स जिसे कहेंगे हम N1, जिसे कहेंगे हम N1। और इस Ma पे और कोई फोर्स नहीं है, और ये N1 की मजबूरी है, ये N1 की मजबूरी है कि इसे Ma इंटू जी के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ये बेचारा अरेस्ट पे आएगा नहीं, और अरेस्ट पे नहीं आएगा तो ये ब्लॉक शांति से ऐसे दिखेंगे नहीं। तो लगाना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, MB ने Ma पे लगाया, N1 की वैल्यू Ma इंटू जी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपके MB का भी बता सकते हो, लो बता दिया, लो बता दिया, ये MB हो गया। इधर लग रहा है MBG, कुछ नहीं आता तो ये तो बता ही दूंगा। ओके सर, बढ़िया। उसके बाद सर यहां पे भी कॉन्टैक्ट है MB का तो, और यहां पे भी कॉन्टैक्ट है। अब क्या होगा सर, दो कॉन्टैक्ट सरफेस तो क्या दो नॉर्मल फोर्स? यस, जितने कॉन्टैक्ट सरफेसेस उतने ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब सर यहां पे कितना होगा? तो देखो N1 किसने लगाया था, सोचो गौर करो, N1 किसने लगाया था? N1 किसने लगाया था? N1 किसने लगाया था? N1, ये वाला N1 तो सर MB ने Ma पे लगाया था। तो क्या Ma MB को छोड़ देगा? क्या न्यूटन का थर्ड लॉ वायलेट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। MB ने Ma पे ऊपर के डायरेक्शन में N1 लगाया तो Ma MB को छोड़ेगा नहीं। Ma MB को बोलेगा रुक मेरे भाई, तूने मेरे पे लगाया ना, मैं तेरे पे लगाऊंगा। ये रहा, आ गया N1, ये आ गया N1। N1 लगेगा नीचे की तरफ, N1 लगेगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये वाला N1 कहां लगा था? ये वाला N1 ऊपर लगा था। एक्शन और रिएक्शन, सिंपल सी चीज, एक्शन और रिएक्शन। ओके, बढ़िया बढ़िया सर। उसके बाद यहां पे भी तो कांटेक्ट है, यहां पे भी तो कांटेक्ट है, तो MC MB पे कहां लगाएगा? भाई अब दो नीचे आ गए हैं तो MC को तो ऊपर लगाना ही पड़ेगा। ये लग गया N2, ये लग गया N2। बस MC ने MB पे ऊपर ही लगा पाएगा, क्योंकि MB MG तो MB को नीचे खींच लेंगे। तो बोला रुक जा यार, MC ने बोला भाई मैं ऊपर लगा रहा हूं। ऊपर लगाया, देखा हमने N2 की वैल्यू आ जाएगी MBG प्लस N1 के बराबर। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। और N1 की वैल्यू कितनी है? N1 की वैल्यू MAG, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये आ गई MBG प्लस MAG। मतलब N2 जो हो रहा है दैट इज एक्चुअली MA प्लस MB इंटू जी के बराबर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं MC के बारे में। किसके बारे में भाई? MC के बारे में। MC अब नीचे लग रहा है, कुछ नहीं आता तो ये फोर्स तो लगाऊंगा ही, ये फोर्स तो लगाऊंगा ही। अब देखा, मैंने गौर किया, सर ये N2 जो था किसने लगाया था? N2 लगाया था सर MC ने MB पे। N2 लगाया था MC ने MB पे, तो MB NC को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। MC NB पे बोलेगा भैया तुमने मेरे पे N2 लगाया था, लो मैं भी तुम पे N2 लगा रहा हूं। और इन दोनों को देखते हुए अब ये ग्राउंड जो है, ये ग्राउंड जो है नीचे क्या है? ग्राउंड है। ये ग्राउंड बोलेगा अरे यार तुम दोनों पे इधर फोर्स लगा, लो मैं तुम पे लगा रहा हूं N3। तो N3 की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी? N3 की वैल्यू हो जाएगी MCG प्लस N2। N2 कितना आया था? MA प्लस MBG। तो N3 कितना आ जाएगा? N3 आ जाएगा MA प्लस MB प्लस MC इंटू G के बराबर। ये आ गई मेरी N3 की वैल्यू, ये आ गई मेरी N3 की वैल्यू। है कि नहीं? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से तुम NA, N1, N2, N3 बता सकते हो। तुमने इस सरफेस पे बता दिया N1 है, इस सरफेस पे बता दिया N2 है, और इस सरफेस पे भी बता दिया N3 है। तीनों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बता दी। अब क्या चाहिए? और जमीन बोलेगी जमीन पे कितना फोर्स लग रहा है? जमीन पे N3 फोर्स लगेगा। कहां? नीचे की तरफ। अगर जमीन का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हो तो जमीन पे एक फोर्स लगेगा, ये N3 इस तरफ, ठीक है। एक यही लगेगा क्या? अरे भाई ऊपर की तरफ भी तो लगेगा। ये वेट जो तुमने MA MB MG बताए हैं, तो ऊपर की तरफ ये वेट भी तो लगेगा, MA प्लस MB प्लस MC इंटू G। ये भी तो लगेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट से। ग्रेविटेशनल फोर्स इनको ही थोड़ी मिलता है, बस ये ब्लॉक्स को ही थोड़ी मिलता है, जमीन को भी तो मिलता है। जमीन पे भी ऊपर लगी, जमीन इक्विलिब्रियम में, जमीन इक्विलिब्रियम में। तुम सोच रहे थे अरे यार हमें तो लगा सर जमीन पे तो नेट फोर्स होगा ना, जमीन इक्विलिब्रियम में, जमीन पे भी ऊपर की तरफ फोर्स जो लग रहा है नीचे के बराबर है। बस खत्म, देखो हो गया, हो गया, सलट गया। ग्राउंड का बना दिया, इसका बना दिया, सब बना दिया, सारी चीजें बना दी। क्लियर है ना?
चलो आओ एक और केस देखते हैं। ये केस 1 है बेसिकली, ये ट्विन ब्लॉक सिस्टम है और 3 ब्लॉक सिस्टम है। इस सिनेरियो में जब फोर्स हॉरिजॉन्टल लगता है, ठीक है, एक ट्विन ब्लॉक 3 ब्लॉक एक के ऊपर एक भी आता है जब फोर्स हॉरिजॉन्टल लगता है। यहां पे ब्लॉक इस तरीके से रखे हुए हैं, उसमें एक के ऊपर एक रखते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे, बहुत स्टैंडर्ड सा केस है। और इसके बारे में जानते हैं, यहां पे इस फोर्स की वजह से इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेशन मिलता है और यहां पे हमारा टास्क ये रहेगा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन जहां पे हो रहा है इस पॉइंट पे एक सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पता करो। तो आओ इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। तरीका ये है कि तुम्हारे सामने 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, राइट, तुम्हारे सामने 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये रहे दोनों ब्लॉक्स, ठीक है, एक है M1 एक है M2, एक है M1 एक है M2। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है कैपिटल F, इस पे फोर्स लग रहा है कैपिटल F। अब देखना, इस कैपिटल F की वजह से तरीका ये रहता है कि सबसे पहले तो इसको एक सिस्टम मान लो, एक ही सिस्टम मानना। सिस्टम क्या है? M1 प्लस M2, और इस सिस्टम पे एक फोर्स लग रहा है कैपिटल F इधर। तब कैपिटल F फोर्स इधर लग रहा है, ये जमीन पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, ये न्यू इक्वल्स टू 0 है, यहां कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो इस F की वजह से इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा क्या? हाँ या ना? हाँ आएगा ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F अपॉन M1 प्लस M2, F अपॉन M1 प्लस M2, समझ रहे हो? F अपॉन M1 प्लस M2, ये एक्सेलरेशन आ गई। तरीका बता रहा हूं, इस पूरे सिस्टम की एक एक्सेलरेशन आ गई ए आगे की तरफ, दैट इज F अपॉन M1 प्लस M2। अब क्या करते सर? अब उठाते फ्री बॉडी डायग्राम, ये M1 आ गया, अब यहां पे M1 आगे जाना चाह रहा है, M2 बोलेगा अरे ऐसे कैसे, मैं तेरे पे लगाऊंगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहां पे ये रहा। अब तुम गौर करने की कोशिश करो, क्या M2 M1 पे इधर फोर्स लगा सकता था? सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग पे फोर्स दो और सोचो, क्या M2 M1 पे इधर फोर्स लगा सकता था? पॉसिबल ही नहीं है यार। M2 M1 पे इधर थोड़ी फोर्स लगा सकता है, वो सामने से मेरी तरफ आना चाह रहा है और मैं उसे अपनी तरफ खींचूंगा, वो तो तभी पॉसिबल है जब रस्सी से कनेक्टेड हो, है कि नहीं? या मुझे भी यहां पे कोई खिंचाव महसूस हो रहा हो, नहीं, इस पे धक्का पड़ रहा है, ये मेरे से आके धक्का देगा, मेरे को आके ऐसे धक्का दिया, मैं बोलूंगा ऐसे कैसे, मेरे तेरे पे वापस धक्का मार रहा हूं, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो M1 पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां लगेगा और M2 पे M1 कहां लगाएगा? आगे की तरफ लगाएगा। तो M1 की अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो ये नॉर्मल इधर आएगा और ये F इधर आएगा, सिंपल सी चीज, ये नॉर्मल इधर आएगा, ये F इधर आएगा, तो यहां पे, और ये बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट भी कर रही है, तो इससे क्या समझ में आएगा भाई? मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ समझा है, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F नेट कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पे F नेट कितना आ रहा है सर? कैपिटल F में से n घटा दो, ये आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। ओहो ओके, और कैपिटल F में से n घटा है तो सर n की वैल्यू कितनी आ रही है? n की वैल्यू आ रही है सर F माइनस m इंटू a, और a कितना है सर? ये रहा, कितना है? F अपॉन M1 प्लस M2। अब ये M1 था तो ये भी M1 हो जाएगा, है कि नहीं? ये M1 की बात कर रहे हैं तो M1 F अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इधर ले जाओ, M1 प्लस M2 इधर ले जाओ, तो M1 F प्लस M2 F माइनस M1 F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, राइट? सो M1 F से M1 F कैंसिल, यहां फाइनली नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू F के बराबर, ठीक है? ये आ गई मेरी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, ये आ गई भाई मेरे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। अच्छा, नॉर्मल पता कर दिया सर, अब क्या पता करना है? यहां पे भी तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? एक काम करो, मुझे तो पता वहां पे नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, इधर पे इसका ब्लॉक का डायग्राम बना लो, तुम देखोगे नॉर्मल की वैल्यू सेम ही आ रही। इस M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? बस ये। इस पे बस कौन सा फोर्स लग रहा है? बस ये। तो इस n की वैल्यू क्या हो जाएगा? यही n हो जाएगा तुम्हारा F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, है कि नहीं? F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, राइट? तो इस पे F नेट कितना लग रहा है? इस पे F नेट तो सर बस n है, और इसका मास ये हो गया, और इसका मास हो गया M2, और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ही रहा F अपॉन M1 प्लस M2। सर तो यहां से तो M2F अपॉन M1 प्लस M2 आ रही है, यहां से तो M2F अपॉन M1 प्लस M2 आ रही है, और यहां से भी सेम आ रही है। अच्छा, मतलब दोनों से सेम ही आती है, और क्या, दोनों से सेम ही तो आएगी, सेम ही तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है यार, सेम ही तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो यहां पे हमने दो चीजें सीखी। सबसे पहली चीज
कैसे ट्विन ब्लॉक सिस्टम होता है, तो इसमें हमें नेट एक्सेलरेशन कैसे पता करनी रहती है। स्टेप्स याद रखना, सबसे पहले एक सिस्टम मानते हैं, उसके बाद फिर इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम मान के उनकी नॉर्मल बताते हैं। इसमें एक और केस बनता है 3 ब्लॉक सिस्टम का, उसको भी आप ट्राई करना। एक केस बता देता हूं यहां पे मैं, ये मान लो N1 है, ये N2 है और ये M3 है। ये M1 M2 M3, यहां पे एक फोर्स लग रहा है। जरा मुझे बताना इस सरफेस पे N1 और इस सरफेस पे N2 की वैल्यू क्या होगी, चैट बॉक्स में बताना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का सवाल हो जाएगा कि 3 ब्लॉक्स में कितना हो जाएगा। और सरफेस अभी भी क्या है, सरफेस अभी भी फ्रिक्शनलेस है, सरफेस अभी भी फ्रिक्शनलेस है। यहां पे N2 है, यहां पे N1 है। N1 और N2 की वैल्यू बताना कितनी हो जाएगी, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, पहले इसको यूनिटी एक सिंगल यूनिट मानो, फिर उसके बाद इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम बना के केस करो, ठीक है। तो इस तरीके से बता सकते हैं। अब चलते हैं इस क्लास के सबसे बेहतरीन सवाल की तरफ, जो कि सीरियसली बहुत ही ज्यादा मजेदार सवाल है, भयंकर मजेदार सवाल है, जेईई मेन का सवाल है। और जेईई मेन का सवाल कराने का रीजन आप लोगों का यह है कि भाई उस लेवल से आप प्रिपेयर्ड हो सको, ठीक है। तो आओ देखो क्या है यह सवाल। बोला यह जा रहा है कि भाई 2 आइडेंटिकल हैवी स्फीयर हैं, दोनों का इक्वल मास है, ये रहे वो 2 हैवी स्फीयर, और प्लेस्ड है एक स्मूथ कप पे जिसका रेडियस 3r है। ये कप है जिसका रेडियस क्या है, 3r, ठीक है। वेयर r इज द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, r रेडियस है ईच स्फीयर का। देन द रेशियो ऑफ रिएक्शन फोर्स बिटवीन द कप एंड एनी स्फीयर टू रिएक्शन फोर्स बिटवीन द 2 स्फीयर इज, मतलब यहां पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है और यहां पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, यहां पे मान लो रिएक्शन फोर्स N1 है और यहां पे रिएक्शन फोर्स N2 है, तो N1:N2 का रेशियो पूछ रहे हैं, N1:N2 का रेशियो पूछ रहे हैं, कितना होगा, समझ रहे हो। द रेशियो ऑफ रिएक्शन फोर्स बिटवीन कप एंड एनी स्फीयर N1 रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 स्फीयर, N1:N2 का रेशियो पूछ रहे हैं, N1:N2 का रेशियो पूछ रहे हैं। बताएं, चलो आप बताते हैं सर, बताते हैं, मजा आएगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल है। अब जरा बताओ यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता कहां है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सर आपने बताया था जो भी सरफेस इन कॉन्टैक्ट है, जो भी सरफेस इन कॉन्टैक्ट है उसके परपेंडिकुलर। अब यहां पे सरफेस इन कॉन्टैक्ट क्या होगा सर, ये तो सर्कुलर है। अरे यहां पे जो टेंजेंट बनेगा ना, ये रहा, ये जो टेंजेंट बनेगा ना, ये रहा, इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये बन गया मेरा N1 और यहां पे भी ये बन गया मेरा N1। अच्छा, ये बन गया N1, ओके ओके। और यहां पे क्या रहेगा सर, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के, ये रहेगा इस पे N2 इधर और इस पे N2 इधर, ओके, इस पे N2 इधर, इस पे N2 इधर, ऐसा है जी हाँ, ऐसा है। इस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे N2 इधर और N2 इधर, ऐसे बन रहा है। अच्छा ठीक है। अब एक और बात समझ रहा हूं मैं, ये सर ये दोनों ब्लॉक्स तो रेस्ट पे हैं, है कि नहीं। ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं ये तो रेस्ट पे हैं, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, मतलब ये N2 N1 और एक और एक फोर्स होगा ना इनका, एक और एक फोर्स होगा ना इनका mg, ये सब तो बैलेंस कर रहा है सर। हाँ बिल्कुल, ये सब बैलेंस कर रहा है। तो एक किसी को उठाओ, एक किसी को उठाओ और यहां बनाओ, एक किसी को उठाओ और यहां बनाओ। अब देखो ये लग रहा है mg फोर्स, ये लग रहा है mg फोर्स। N2 कहां है, N2 ये रहा, N2 कैसा, ऐसा जा रहा है, N2 कैसा, ये रहा N2, ये जा रहा है N2। और N1 कैसा जा रहा है भाई, N1 ऐसा जा रहा है, N1 ऐसा जा रहा है। क्या मैं एंगल बता सकता हूं सर, इस डायरेक्शन में जा रहा है। N1 का डायरेक्शन देखो, N1 का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, ये रहा N1 का डायरेक्शन। अब N1 का डायरेक्शन कैसे बताएंगे सर, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बता सकते हो क्या। चलो एक काम करते हैं, इसको थीटा ले लेते हैं। तो ये N1 जो है, N1 का जो डायरेक्शन है, N1 कुछ इस तरीके से जा रहा है और वो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, समझ रहे हो, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि स्फीयर रेस्ट पे है, ये स्फीयर रेस्ट पे है, तो N1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर जो कि होगा N1 cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर जो कि होगा N1 sin ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, तभी ये स्फीयर इक्विलिब्रियम में है, तभी ये स्फीयर यहां पे आराम से रुका हुआ है। समझ रहे हो बात को, मतलब फॉर द स्फीयर टू बी इन इक्विलिब्रियम, for the sphere to be in equilibrium, N1 sin theta should be equal to m into g, और N1 cos of theta should be equal to N2। ये केस होना चाहिए, ये केस होना चाहिए। N1 sin theta की वैल्यू mg के बराबर, N1 cos theta की वैल्यू N2 के बराबर। सिंपल सिंपल।
अब अगर ये है, तो अब जरा देखो, ध्यान दो, मुझे मात्र थीटा पता करना है, क्योंकि इस इक्वेशन को यूज करके मैं n1:s2 बता दूंगा। n1:s2 की वैल्यू कितनी हो रही है? n1:s2 की वैल्यू कितनी हो रही है भाई? इस इक्वेशन को मात्र सॉल्व करना है, मात्र इसको। n1:s2 की वैल्यू हो जाएगी कि n1/n2 हो जाएगा 1/cos थीटा। cos थीटा बताए थे, काम बन जाएगा। cos थीटा कैसे पता करें सर? तो मैं एक जो ट्रायंगल आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं, आप लोगों को उसको थोड़ा बड़ा बनाना है। ये देखो, ये एक ट्रायंगल रहा, ये है मेरा ट्रायंगल, ये है मेरा मैजिकल ट्रायंगल, बरमूडा वाला नहीं, मैजिकल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली एंगल हो गया थीटा, ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा टोटल, ये लेंथ है 3r। देखो बताता हूं, ये जो लेंथ है, रेडियस हो गया 3r, और इनका इंडिविजुअल रेडियस देखिए कितना रखा है, ये है r। तो ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा मेरा r। देखो मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूं, मैं इसी ट्रायंगल को यहां पे ऐसे बना रहा हूं। ये रहा आपके सामने ये ट्रायंगल, देखना, ये रहा आपके सामने ट्रायंगल। ये लेंथ जो आप देख रहे हो कितनी हो जाएगी भाई? ये यहां से लेके यहां तक है, यहां से यहां तक 3r है, इसमें से ये लेंथ घटा दोगे तो ये हो जाएगी 2r, ये हो जाएगी 2r, राइट? ये हो जाएगी 2r। उसके बाद ये लेंथ आप देख रहे हो कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी सर r, ये लेंथ हो जाएगी r, ये लेंथ हो जाएगी r। और थीटा क्या हो जाएगा? थीटा ये रहा। तो cos थीटा की वैल्यू पता है क्या सर? cos थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब r/2r यानी 1/2। ओहो, मजे आ गए सर, cos थीटा की वैल्यू बता दी। तो n1:n2 कितना आ रहा है बताओ ना यार? n1:n2 शायद आ गया, अब तो सबको समझ आ गया होगा कि n1:n2 इज इक्वल टू 1/cos थीटा आ रहा है। यहां से पता कर लियो 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n1:n2 हो जाएगा 1/1/2, यानी कि हो जाएगा 2। यानी फाइनल आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन क्रमांक 2, ऑप्शन नंबर बी। था कि नहीं मजेदार क्वेश्चन? बेहतरीन सवाल, मजेदार सवाल, प्रॉपर एनालिसिस बताया किस तरीके से करना है। बहुत ही सटीक, बहुत ही मजेदार सवाल था ये। एंड आई सपोज इस सवाल ने आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी दी होगी नॉर्मल फोर्स के बारे में। तो बस भाई, ये रहा मेरा करेक्ट आंसर, और इसी सवाल के साथ आज के सेशन को हम क्लोज करेंगे। आई सपोज आप सभी को मजा आया होगा, नॉर्मल फोर्स के बारे में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और इसी कोर अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखना, क्योंकि आगे जाके यू वेरी वेल नो नॉर्मल फोर्स कितना ज्यादा काम आता है, हर जगह अप्लाई होगा, और इसका अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो इसी के साथ आई क्लोज द सेशन। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।